वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो अब ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर हम तमाम चीज़ों को जो है वो कंक्लूड करेंगे, यानी तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई का रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, जैसे कि मैं हर प्रोग्राम के अंदर भी कहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आवाम की मुश्किलात यहाँ बैठ के हल हो सके या उनको ऐसा जो है वो रीज़न दिया जाए या ऐसा सोल्यूशन दिया जाए जिसको अपना कर वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो कल मैंने मामला देखा वो है पेट्रोल के स्ट्राइक का मामला, और पेट्रोल पंप के अंदर इतना ज़्यादा क्राउड वहाँ पर मौजूद था, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी गाड़ियों की और वहाँ पर लड़ाई झगड़े अलग हो रहे थे, यानी इतना ज़्यादा जो है वो बदमज़गी क्रिएट हुई थी। और मुल्क में ऐसा लग रहा था कि पेट्रोल का बहरान जो है वो इतना ज़्यादा यानी हो गया है बहरान, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बस छीना झपटी पर आ गई है, छीना झपटी कर रही है और एक दूसरे से जो है लड़ रही है, गालम गलोच कर रही है। यानी ये इस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है और जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो तमाम लोग कल पेट्रोल पंप पर मौजूद होंगे और वहाँ पर जो है जैसे उन्होंने सुना होगा कि जो है पेट्रोल पंप्स बंद होने जा रहे हैं, स्ट्राइक होने जा रही है, तो वो तमाम लोग पेट्रोल पंप से पहुँच चुके होंगे क्योंकि तमाम लोगों का दारो मदार उस पर मौजूद होता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद जो है वो कल ट्रैवल कर रही थी और मैं जो है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मौजूद थी और कल जब मैं वहाँ पर उसमें बैठी हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास तो पेट्रोल ही नहीं है। और जब मैंने पेट्रोल पंप की सूरत हाल खुद देखी तो मैं वहाँ पर बिल्कुल ऐसी हैरानकुन हो गई कि लोग कर क्या रहे हैं। यानी इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, आपस में लड़ रही हैं, लंबी लंबी लाइन्स लगाई हुई हैं कि पेट्रोल हमें बस किसी तरीके से मिल जाए। और वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला था उसने भी मुझे ये रीज़न दिया कि अगर मेरे पास पेट्रोल नहीं होगा तो मैं आगे गाड़ी कैसे लेके जाऊँगा, पेट्रोल डलवाऊँगा तो ही जो है मैं आगे लेकर जा सकता हूँ और आपको घर ड्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन उसकी बात भी मुझे गलत नहीं लगी, जाहिर है गाड़ी पेट्रोल से ही चलेगी। और आवाम जो है वो वहाँ पर खड़ी क्यों थी, आवाम इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसका पूरा दारोमदार उस पर था। यानी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं वो अपना गुजर बसर जो करेंगे या सुबह सवारी जो चलाएंगे वो पेट्रोल पर चलाएंगे। CNG तो वैसे ही बहरान का शिकार रहती है, CNG तो वैसे ही हमारे जो है वो मुल्क के अंदर नहीं मिलती और पेट्रोल की भी स्ट्राइक हो जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे, लोग किस तरीके से अपना गुजर बसर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें फ़िक्रा लम्हा कहते हैं ना, फ़िक्रा लम्हा है कि ऐसी आप चीज़ें कर रहे होते हैं अपने मुल्क के अंदर कि लोग परेशान हो चुके हैं। और कल इतना अफरा तफरी का माहौल था कि हर इंसान जो है वो परेशानी से दो चार हुआ हुआ था। तो आज जो है प्रोग्राम के अंदर मैं तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगी। मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद है वो है ताहिर रिजवी साहब जो कि सीनियर तज़कियाकार है। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। आपने देखा ताहिर रिजवी साहब कल क्या हुआ, किस तरीके से मुल्क में अफरा तफरी का समा था और जिस तरीके से लोग पेट्रोल के पीछे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। एक तो वैसे ही पेट्रोल के रेट इतने हाई हो चुके हैं और कहते हैं ना कि इन 2 महीनों के अंदर पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं जो कि पूरी हिस्ट्री में नहीं हुए। और इतने इंक्रीजेबल रेट के बावजूद अब दोबारा स्ट्राइक होना, आप क्या समझते हैं कि जायज़ है? देखिए, ये एक्चुअली ग्लोबल प्रॉब्लम चल रहा है। पेट्रोल प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड में इस वक्त जो है ना हमारे मसाइल जो है वो वर्ल्ड से रिलेटेड है। जब अब हम देखते हैं खत्ते के हालात को, दुनिया के हालात को, अपने पड़ोसी मुल्कों के हालात को, तो उस वक्त जितनी हमें आंखें खोलनी चाहिए और जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए थी आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले या 25 साल पहले, जो इस मुल्क की पॉलिसीज़ थी, जो इस मुल्क के लोग थे, जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग थे, वो अगर इन सारे अनफॉर्सीन्स को सामने रखते, अपने मुल्क की पॉलिसी को बेहतर करते, अपनी इकॉनमी पे तवज्जो देते, करप्शन का ख़ात्मा करते, तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा और जो आजकल लेटेस्ट सूरत हाल चल रही है उसमें यह है, देखिए जब एक घर का सरबरा यानी कि अगर लेट्स सपोज फैमिली वालों को मैं मिसाल दूंगा क्योंकि यहाँ फैमिली ओरिएंटेड लोग पाकिस्तान में ज़्यादा है। अगर माँ और बाप लड़ रहे होंगे या सास ससुर लड़ रहे होंगे या सास बहू लड़ रहे होंगे और एक घर में लड़ाई का माहौल होगा, उस दौरान जो बच्चे होते हैं या घर के दूसरे अफराद होते हैं उनके वो बुरे असरात पड़ते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अपर लेवल पे एक गंदी सियासत, एक अजीब व गरीब किस्म का ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है जिससे कुछ पता ही नहीं चल रहा और गवर्नेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हर आदमी, हर इदारा एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है, बुरा भला कह रहा है। इस दौरान जब इदारे आपस में बहुत ज़्यादा उलझ गए, प्रॉब्लम्स में, अपर हैंड पे कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर नीचे जो लोग ब्लैकमेल करने वाले वो उनको मौका मिल गया है। क्योंकि मैं देखिए, मैं मानता हूँ महंगाई सरगर्म हो जी 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 बिल्कुल मैं मानता हूँ महंगाई है, मगर देखें जितनी महंगाई होनी चाहिए थी वो उससे कहीं ज्यादा है। क्यों? दुगनी रेट पर आ गई ना। एग्जैक्टली जब बात ये कि जब गवर्नेंस करने वाले, जब देखने वाले, जिनका काम है कि वो वॉच करे,
एक वॉचमैन नहीं होगा तो एक मार्केट में या एक जगह पे एक गार्ड नहीं बैठा होगा और वहां पर फिर क्रिमिनल लोगों को मौका मिल जाता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि खान साहब की गवर्नमेंट के बाद जो है ना, गवर्नेंस का बिल्कुल इस वक्त काम उतरा हुआ है। गवर्नेंस अच्छी नहीं है। गवर्नेंस ना होने की वजह से हर आदमी, फिर जो हालात चलाए गए, जिस तरह के आप आजकल देख रही हैं, मेरे चूंकि करंट अफेयर से थोड़ा सा ताल्लुक है, साथ में कुछ IT से भी है, तो मैं करंट अफेयर में थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ। जो इस वक्त पोजीशन चल रही है, मतलब इस मुल्क को ये लोग किस जगह पे ले जाना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा 2-4 दिन से जब मैं करंट अफेयर देख रहा हूँ, इसकी ऑडियो, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, बाथरूम की ऑडियो वीडियो आने वाली है, व्हाट द हेल, किस तरफ जा रहा है हमारा सिस्टम। यानी वो लोग जिन्होंने हमारे मुल्क की क़यादत करनी थी, या वो लोग जो हमारी क़यादत करने के लिए शायद मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट अपने आप को क्वालिफाई कर रहे हैं। सारा ध्यान उस तरफ लगाया हुआ है ना। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा, आवाम के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। यहाँ इस दौरान ये माफिया जिसने पेट्रोल शॉर्ट करना है, जिसने पैसे बढ़ाने हैं, जिसने इस तरह की ब्लैकमेलिंग करनी है, वो बिल्कुल ओपन होके आ गया। क्यों? उसको पता है कि इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट, वो दोनों एक दूसरे से, अपोजिशन ने गवर्नमेंट को एंगेज किया हुआ है और गवर्नमेंट उनके साथ एंगेज हो गई है। जब गवर्नमेंट एंगेज हो गई तो एक ओपन स्पेस मिल गई। इसकी मिसाल दूंगा मैं आपको। अक्सर आपने देखा होगा हड़तालें होती थी, या बेनज़ीर साहबा मरहुमा जब वो उनकी शहादत हुई, तो उस वक्त उनकी शहादत में एक ऐसा जुनूनी माहौल हो गया था कि जो गम था वो तो अपनी जगह था, लेकिन उस गम के दरमियान में लोगों ने लूट मार शुरू कर दी थी। कंटेनर के कंटेनर लूट गए थे, मुझे ऐसे दिखाई दे रही थी। एग्जैक्टली इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है? ये सिचुएशन जब क्रिएट होती है जब ऊपर गवर्नेंस करने वाले अपने मामलात में उलझे होते हैं। और मैं अगेन ये बात कहूंगा कि अफसोस ये है कि देखिए, आज जो वजीर आजम है वो कल नहीं होगा। देखिए, जब मतलब हमारे माँ बाप ना रहे, नबी पैगंबर ना रहे, तो वक्त बदलता है, लोगों की सीटें भी चेंज होती हैं। कभी कोई वजीर आजम होता है, कभी कोई वजीर आजम होता है। मुझे तो अफसोस ही हो रहा है कि जो आने वाले, ये नहीं, देखिए अपोजिशन कभी गवर्नमेंट में होती है, कभी अपोजिशन। आज खान साहब आज गवर्नमेंट में, कल खान साहब अपोजिशन में खड़े होंगे, ठीक है ना। जो आज अपोजिशन में हो सकता है कल गवर्नमेंट में। आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं कि जी वो बाथरूम की वीडियो आने वाली है? मैं समझता हूँ, मतलब अमूमन मैं कोर्ट में जाता रहता हूँ, कोरोना मैटर्स, दूसरे मैटर, पब्लिक पैरागोना के मैटर्स, हम लोग जब जज साहब के सामने जाते हैं ना, तो एक तरीका है, जज मतलब वकला भी करते हैं, और अगर आपको भी एहतराम कर रहे हैं तो ऐसे जज के सामने जाने से पहले कमरे में यूं करके जाते हैं। इसी तरह वकील भी करते हैं जब जाते हैं, एक एहतराम होता है, अदलिया का एहतराम होता है। आप अदलिया के मतलब बैठे हुए जिसको जो दिल चाह रहा है पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो फौज के खिलाफ बोल रहा है, जिसका दिल चाह रहा है अदलिया के खिलाफ बोल रहा है। ठीक है, बोलने का भी एक तरीक़ेकार होता है। हर आपको इख्तिलाफ का हक है, किसी भी कोर्ट में किसी भी जज के फैसले के खिलाफ आपको बोलने का हक है। जज खुद मना नहीं करते, मगर हर चीज का एक तरीकेकार होता है। बिल्कुल यही बात, सारी बात है कि हर चीज का एक तरीकेकार होता है, हर चीज का एक वे होता है डिलीवर करने का। लेकिन अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं वो इंतहाई वर्स्ट होती जा रही है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊंगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराते सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, यानी महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे कि बेसिकली महंगाई जो इतनी उरूज पर पहुंच चुकी है, और जहां अगर हम अपने हुक्मरानों की बात करें या अपने अपोजिशन के मेंबर्स की बात करें तो तमाम लोग सिर्फ एक दूसरे पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, और हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करिए, अपोजिशन वाले अपना काम करें। यानी आप लोग जो है वो अपना काम तो करें, लेकिन आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम जो है वो इस पर पिस रही है, आवाम दुहाइयाँ दे रही है, चीखें मार रही है कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए, खुदारा महंगाई को जो है वो काबू कर लिया जाए, लेकिन कोई भी जो है वो आवाम की दुहाइयों को नहीं सुन रहा। हालांकि यही आवाम है जो आप लोग को इक़्तिदार में लाती है, यही आवाम है जो आपको इक़्तिदार में लाई है, लेकिन इस आवाम की इस वक्त चीखें निकाल चुके हैं आप लोग। और आवाम जब कह रही है, दुहाइयाँ दे रही है, यानी अब अगर आप मार्केट में आप जाएँ तो इतना ज़्यादा जो है महंगाई का रेशो इंक्रीज़ हो चुका है। यानी जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी वो अब 400 रुपये में मिल रही है आवाम को, तो वो कैसे गुजारा करेगी। और अगर एक गरीब तबका है या अगर एक मिडिल क्लास तबका है, वो मज़ीद जो है वो लोअर क्लास में मुब्तला हो रहा है, और कहते हैं ना कि एक अपर क्लास वाला वो मिडिल क्लास में मुब्तला हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा। और अगर वो बाहर लेने जाते हैं तो वापस देखकर वापस आ जाते हैं कि भाई इतनी तो हमारी सिकत ही नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें। तो ये जो ताहिर साहब चीज़ें हैं, सिनेरियो है जो कि मुल्क के अंदर चल रहा है, क्या तज़किया देंगे इसके ऊपर कि महंगाई जो इतनी उरूज पर पहुंच चुकी है, क्या वजूहात हैं, क्या हुक्मरानों को इतना ज़्यादा जो है ढीठ होना पड़ता है इन चीज़ों के लिए?
देखिए बेसिकली महंगाई बढ़ने की एक वजह नहीं है, महंगाई बढ़ने की बहुत सारी वजूहत हैं। उनमें एक वजह कोरोना भी है, उनमें एक वजह ग्लोबल जो इस वक्त जो पॉलिटिक्स जो है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसमें भी बहुत रैपिड चेंज हो रही है। हमारी अपनी पॉलिसीज़ भी, हम पहले एक ओपन ब्लॉक में होते थे, हम पहले यूएसए के ब्लॉक में होते थे, अब हमने भी थोड़ा सा अपना ब्लॉक चेंज किया है। मतलब पहले हम मतलब दुनिया में लोग, दुनिया में मुल्क जो है ना, वो अपने अपने ब्लॉक बना रहे हैं, अपने अपने हर आदमी अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। अच्छा, हमने चूंकि शुरू से ही कभी सोचा नहीं अपने लिए, हमने कभी नहीं सोचा कि आइंदा 50 साल में, आइंदा 30 साल में, देखिए मुल्कों की पॉलिसीज़ 1 साल या 2 साल के लिए नहीं बनाई जाती। मुल्क अपनी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं 25 साल वाली, यानी 2060 का विजन, 2050 का विजन। वो हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि ऐसा कोई विजन बनाया जाता जिसमें हमें सोचा जाता कि अगर 2020 में या 21 में हम किस जगह खड़े होंगे, हमने अपने आप को कितना मजबूत किया है, कौन सी अनफॉर्सीन, देखें कभी भी जंग भी हो सकती। ये तो कोरोना आ गया, इत्तेफाक है कोरोना आ गया, मगर जो हमारे खत्ते की सूरत हाल थी, एक तरफ हमारा पड़ोसी जिससे हम जो मतलब हम जिसके साथ कुछ भी कर लें उसने हमें छोड़ना नहीं है, वो हमारे पर नज़र लगाए बैठा हुआ है। दूसरी तरफ जो पड़ोसी थे वो भी एक आध पड़ोसी हमारे दोस्त हैं, वो भी सेम ही, और बाकी मोस्टली चाइना है, ठीक है, बहुत अच्छी रिलेशन हो गई, चाइना का हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है। बात यह कि हम जिस तरह से थे और जिन हालात में थे, हमने कभी उसकी प्रिपरेशन नहीं की। मुल्क में खासतौर पर पिछले 20-25 साल में जितनी करप्शन हुई है, और करप्शन बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं इमरान खान के ज़माने में करप्शन, ऐसा नहीं है, करप्शन इनके ज़माने में रुकी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि करप्शन अभी शुरू हुई है। करप्शन जिस वक्त शुरू हुई है, और जो बुनियाद इस वक्त महंगाई की जो बुनियाद है, वो बुनियाद करप्शन है। करप्शन की वजह से ही तो हमारा मुल्क मकरूज हुआ है, करप्शन की वजह से मकरूज हुआ है। देखिए बात ये कि मतलब आपने कभी ऐसी पॉलिसीज बनाई नहीं ना, आप कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्जे लिए जा रहे हैं, आप IMF से रोजाना एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जी आपने अगर वापस कैसे करेंगे, वापस कैसे करेंगे, नहीं ये बात ना करें। देखिए ये पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है, इसको यकीन आ जाए ना कि ये जो पैसा हम वापस करने के लिए दे रहे हैं ये वापस हो जाएगा, तो यहाँ बड़े लोग खड़े हुए हैं। तो ये नहीं पता होता कि टैक्सेस जो पे करे वो कहाँ जा रहा है। मगर देखिए एक आदमी, बिल्कुल आपने सही कहा कि टैक्सेस में भी क्या है, मुख्तसर लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं। कितने लोग आज भी, आप कराची की किसी मार्केट में चले जाएं, आप कहें जी मुझे 2-2.5 लाख रुपए का सामान खरीदना है, रसीद दे दो, कोई रसीद नहीं देगा आपको। आपको कहेंगे जी हम सेल ही नहीं करते, नहीं हम कहें। कितने, तो आपको हैरत होगी कि कितनी दुकानदार ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं है। इमेजिन, आप सोच सकती हैं दुनिया के किसी मुल्क में कि कोई आदमी बिजनेस कर रहा होगा और उसका बैंक अकाउंट नहीं होगा। तभी तो ये दूध वालों के अकाउंट निकलते हैं। मैं यही तो मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अकाउंट ही नहीं है। यानी हमारी इकोनॉमी इतनी टैक्सेस पे ना करने पड़े, इतनी हाइड इकोनॉमी है, इतनी अजीब व गरीब किस्म की इकोनॉमी है कि आप बड़ी मार्केट है, सदर में, बोल्डर मार्केट, इधर बड़े बड़े आप मार्केटों में चले जाएं और आप कहें जी मुझे खरीदारी करनी है और आप कहें अकाउंट नंबर दे दो, वो कहते हैं अकाउंट नंबर नहीं है। बहुत से लोगों के पास अकाउंट नंबर है ही नहीं, और किसके पास है तो महदूद है। अच्छा ये क्या है, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ खराबी। देखिए कोई भी खराबी एक दिन में नहीं होती, और कौमों की जो खराबी है, जो कौमों में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एक दिन की नहीं होती, वो चलती चली आती हैं और वो बिगाड़ एकदम बहुत ज्यादा बन जाता है। बट आज भी मैं कह रहा हूँ वक्त नहीं गया है। बात ये हम अपनी आंखें खोले ना, अवाम, अगर हम दोबारा हम उन्हीं लोगों को ले आएंगे कि जी कोई बात नहीं, क्या हुआ, खाता था तो क्या हुआ, लगाता भी तो था, की बात है ये तो। दोबारा ले आएंगे, दोबारा इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। क्या होगा फिर, क्या होगा, जब वो आ जाएंगे तो फिर ये खड़े हो जाएंगे, ये उनसे झगड़ने लगेंगे। देखिए अगर अवाम से इस वक्त अपोजिशन को मोहब्बत होती, अगर अवाम कहते हैं अवाम को मार दिया, महंगाई ने तबाह कर दिया, कोई महंगाई का चक्कर नहीं है। अपोजिशन को अवाम की कोई फिक्र नहीं है। अपोजिशन को चाहिए NRO, उनके केसेस में जान छूट जाए उनकी, जो उन्होंने तो ये जंगी सारी इसी चीज की है। पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल जो उन्होंने खुल के करप्शन की है, जो मतलब बाहर के मुल्कों में अपनी जायदादें बनाई हैं, वो सेफ हो जाए। अवाम से किसी को मोहब्बत नहीं है। अगर अवाम से मोहब्बत होती तो वो कहते कि नहीं जी बिल्कुल हम हुकूमत का साथ देंगे। इस वक्त देखिए एक लिमिट होती है, लड़ाई की भी एक लिमिट होती है, और फौज में भी ऐसा होता है। जंगी कैदियों के साथ भी कहते हैं कि भाई जंगी कैदियों के साथ वियना कन्वेंशन में बाकायदा करारदाद पास की गई है कि जंगी कैदियों के साथ हम कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। जंगी कैदियों के साथ बुरा सलूक करने के लिए वियना में एक करारदाद पास हुई और दुनिया उसकी पासदारी करती है। अभी आपने देखा होगा, अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी, तो ये एक रूल है। आप अपनी, यानी जंगी कैदियों के साथ तो हम कर नहीं सकते गैर इंसानी सलूक, और अपोजिशन और हुकूमत मिलके अवाम के साथ गैर इंसानी सलूक कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल डिसहार्टेड हूँ इस अपोजिशन से भी, इस हुकूमत से भी। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजज़ा दिखा दे कि कोई एक तीसरी क़यादत जो गरीबों की क़यादत हो, जिसमें मीडियम क्लास हो, जिनका टारगेट ये नहीं हो
कि जी मेरी अभी मैं मर्सिडीज से बैठना है, मुझे इस गाड़ी में बैठना है, मुझे आपको ये लगता है कि इस माहौल के अंदर कोई ऐसी क़यादत बन सकती है? देखें, बिल्कुल बन सकती है। मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला पे मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा अल्लाह पे ये अतमाद है कि जिस दिन वो मुझ पे रहम करने को सोचेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल ऐसी राहें निकलेंगी, ऐसी चीज़ें होंगी। आज भी मेरे मुल्क में ना ऐसा टैलेंट है कि जो पैसा भी नहीं खाएगा, जो दो नंबरी भी नहीं करेगा, जो सिर्फ आवाम के लिए काम करेगा, लेकिन क्या उसको आने नहीं देते? ये माफिया, ये ग्रुप्स, ये लोग, ये बड़े बड़े लोग, ये जिनके जहाज चलते हैं, जिनकी मिलें चलती हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, आप मुझे बताएं कि वो अवामी मफाद की खातिर मैंने बनेंगे? वो अवामी मफाद की खातिर सेनेटर बनेंगे? जरा सोचें तो, किसके पास तो पूरे वो अपना मफाद करते हैं, वो अपने मफाद के लिए खड़े होते हैं। वहाँ हमारे मुल्क में कोई ऐसा नहीं है कि जी वो इतना अच्छा आदमी है कि वो सेनेटर बन गया या एमपी बन गया और वो कह रहे नहीं मैं तो अवाम के लिए आया। अगर कोई अवामी मफाद के लिए सोच रहा होता तो आज अवाम इस तरह से इस कंडीशन में नहीं होती। एग्जैक्टली यही लोग घूम फिर के ये कभी इस पार्टी में होते हैं, कभी इस पार्टी में होते हैं, और फिर एक दूसरे पे तनकीद भी ऐसे करते हैं। अभी ये पार्टी, अभी देखें आप, इलेक्शन आ रहा है ना, अभी जब इनको थोड़ी सी खुशबू लगेगी ना, हवा लगेगी, ये पूछते हैं बाकायदा, ये बड़े मास्टर हैं, अपने मास्टर माइंड है, ये पूछते हैं यार कौन आ रहा है, किसका है, इस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट करेगी, कहाँ से हवा का रुख जो है ना वो चेंज है। अंदर अंदर इमरान खान साहब अभी वजीर आजम हैं, आज भी हैं, 1.25 साल बाकी भी हैं। आप यकीन करें इनके कितने लोगों ने अंदर से सोचना शुरू कर दिया, उनके पर नेक्स्ट हमारा स्टेप जी पर निकलना मतलब शुरू हो जाए। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि आप कौन है और हमें किसके पास जाना है। तो ये वो लोग हैं, ये वो मफाद परस्त लोग हैं जिनको सिर्फ एमएनए बनना होता है, एमपीए बनना होता है, जिनको सेनेटर बनना होता है, जिनको अपने मफादात को देखना होता है। लोटा कहना इनको बुरा नहीं है, क्योंकि ये लोग इसी तरीके से चलते हैं। शायद ये लोग हमेशा, मैंने देखा है कि जो हुक्मरान हैं और जो इक़्तिदार में लोग होते हैं, जो वज़रा हैं हमारे, वो एक दूसरे की पार्टी से क्रॉस होकर आए हुए होते हैं और एक दूसरे की सारी चीज़ें इन लोगों को इल्म होती है, लेकिन फिर भी मीडिया पर खड़े होकर तनकीद का निशाना बनाते हैं एक दूसरे को। ये हमारा एक सिस्टम चल चुका है। अच्छा, इधर की कोई बात करने नहीं आएगा मीडिया के ऊपर, एक दूसरे की बात ही करने आएंगे। अब आप जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, कभी किसी ने आवाम की बात नहीं की होगी। यहाँ पे उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, कैलेबरी फॉन्ट आ गया, वो आ गया, ये मामला है, अदलिया का मामला, यानी कभी भी आवाम के लिए मैंने सोचता हुआ किसी को नहीं देखा। देखें, महंगाई पहले भी थी, आवाम बदहाल पहले भी थी, इलेक्ट्रिक का बहरान पहले भी था, गैस का बहरान पहले भी था, लेकिन अब जो बहरान आया है ना, मैं आपको बताऊं वो कितना खतरनाक आया है। वो आया है अखलाकियात का बहरान। और याद रखें, जब कौमों की अखलाकियात खत्म हो जाती है ना, उसके बाद कुछ नहीं बचता। आपके पास कितना पैसा हो, कितना पैसा हो जाए आपके पास, लेकिन जब आपकी अखलाकियात तबाह हो जाती है ना, फिर कुछ नहीं बचता। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो सबसे खतरनाक चीज़ जो मैं इस 2-3 साल में देख रहा हूँ, हमारी कौम के अंदर भी आई है। मैं उसको ओवरऑल मैं सबको ही इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा, इसलिए कि इतनी महंगाई में और इन हालात में अगर पेट्रोल की ब्लैकमेलिंग चल रही है या गवर्नमेंट उसको नहीं लुक आफ्टर कर रही है, वो कंपनियां कह रही हैं जी हमारे पैसे बढ़ाओ नहीं तो हम कल से जो है अपना पेट्रोल की सप्लाई बंद कर देंगे। तो ये अखलाकियत का, फिर चैनल पे बैठ के कि जी उस जज की वीडियो निकल आई, उसके बाथरूम की वीडियो आने वाली है, उसकी स्विमिंग पूल की। जब हम अखलाकियात की, मैं कहता हूँ ये बात होनी चाहिए, जज की भी वीडियो की बात होनी चाहिए, स्विमिंग पूल की भी होनी चाहिए, बाथरूम की भी होनी चाहिए, मगर आप इस तरह मीडिया पे बैठ के तो नहीं करें ना। आवाम को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार है? आप ये आवाम को सरोकार भी नहीं है। और आप इस तरह मीडिया पे बैठ के जब अपने इदारों को आप इस तरह मलायन करेंगे, अपने इदारों की तजलील करेंगे, तो एक आम आदमी की नजर में इदारों की क्या इज्जत रह जाएगी? उठ जाएगा, उसका भरोसा उठ जाएगा। एग्जैक्टली, उसका भरोसा उठ जाएगा। वो इदारों पे से आवाम का एतमाद, जब इदारों पे से आवाम का एतमाद उठ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बेकाबू हो जाएगी, अफरा तफरी हो जाएगी, बेकाबू हो जाएगी। वो कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो खड़ा हुआ, इसने बुरा भला किसको कह दिया। मतलब ठीक है, मैं मानता हूं इसमें एक चीज मैं मानता हूं, ये इदारों ने भी अपने आप को उस तरीके से नहीं चलाया कि आज अगर वो मतलब थोड़ा सा इस चीज पे पहले नजर रखते कि भाई इस तरह की चीजें नहीं हो, तो किसी की हिम्मत नहीं थी इस तरह करने की। तो इदारों का भी इसमें थोड़ा सा कसूर है, लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्यों? आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों के असरात पूरी कौम पे पड़ते हैं। मेरा बच्चा मेरे साथ बैठ के और मुझसे अगर सवाल करे कि पापा ये कौन सी वीडियो है, किसकी वीडियो है, स्विमिंग पूल की वीडियो, अच्छा मतलब हमारे बड़े ये कर रहे हैं, तो अगर फर्ज करें मेरी फैमिली में बैठ के मेरे बारे में मेरे बच्चे को पता चलेगा, वो कहेगा ना मेरे पापा ये करते हैं। तो इस तरह मतलब हम बिल्कुल इस वक्त इतनी, मुझे इकोनॉमी की तो इतनी फिक्र भी नहीं है इतनी, क्योंकि देखिए रिस्क का राज़िक अल्लाह है। इंशाअल्लाह ताला
कोई मतलब उसका हमें अपने परवरदिगार पे यकीन है कि वो समुंदर की 7 तह में बैठे हुए कीड़े को भी अगर रिस्क पहुंचाता है ना, हमें भी पहुंचाएगा। ये तो हमें एज ए मुसलमान यकीन करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला अखलाकियात का जनाजा निकल रहा है इस मुल्क का। इसको किसी तरीके से इसकी रोकथाम करनी चाहिए, हर लेवल पे करनी चाहिए। अगर ताहिर रिजवी की कैपेसिटी है इसको रोकने की तो रोकनी चाहिए। अगर आपकी एज ए कंपेयर आपकी कैपेसिटी है और आप कुछ 2 लफ्ज बोल सकती हैं उसको रोकने के लिए, आपको बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए जब मैं और आप बोल बैठेंगे ना और बैठ के इस मौजू को हाईलाइट करेंगे कि जनाब मेरे बड़ों आप लोग क्यों अपने अखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हो, तो दे शुड स्टॉप। फिर वो स्टॉप करेंगे। क्यों? कि वो कहेंगे यार ये तो अवामी, अब मैंने तो उसको रगड़ा देने आई थी या आया था, ये तो अवाम ने मेरी तरफ उंगली उठा दी है, तो फिर वो स्टॉप लगाएंगे। लेकिन अगर मैं और आप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, स्टॉप नहीं लगेगा और दोनों तरफ से ना जंग बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी और बढ़ते बढ़ते वो अखलाकियात का ऐसा जनाजा निकल जाएगा कि आज भी मैं आपको बताऊं, जो बच्चा ज़रा सा पढ़ लिख लेता है ना, उसका सबसे पहला जुमला क्या होता है कि पापा मैंने नहीं रहना है और अब सियासत में नहीं जाना, मैंने सियासत में भी नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में रहना नहीं है। हमारा देखा था मैंने कि एक हमारी एजुकेशन का टर्म होती थी जो है ना, पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, लोग बच्चा जाना चाहते थे, बच्चे वहाँ पर जो है एजुकेशन हासिल करना चाहते थे कि हमें सियासतदान बनना है। अब तो मेरे ख्याल से जो वज़रा के बच्चे हैं वही सियासतदान बनने का सोच सकते हैं। तो बाकी एक कॉमन इंसान जो है या कॉमन फैमिली का बंदा अपने बच्चों को जो है वो पॉलिटिकल साइंस में नहीं डालेगा, यानी सियासत की तरफ नहीं भेजेगा, क्योंकि सियासत का जो अब जनाजा निकल रहा है वो कहीं भी हमने नहीं देखा और पाकिस्तान इस वक्त बड़ी वर्स्ट कंडीशन में। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया, यानी महंगाई के ऊपर भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हुक्मरानों के ऊपर भी बात कर रहे हैं। यानी जिस तरीके की पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन हो चुकी है, इसमें कोई भी जो है वो कह रहा है कि अल्फाज निकालने वाला जो यानी हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है वो बड़ा वर्स्ट होता जा रहा है और इस सिनेरियो के अंदर कोई स्ट्रैटेजीज़ मेंटेन नहीं की जाती, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दीगर केसेस के ऊपर बात की जा रही है, एक दूसरे की निजी ज़िंदगियों के ऊपर बात की जा रही है। लेकिन आवाम की जो निजी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजर रही है या आवाम जिस तरीके से गुजर बसर कर रही है, तो आवाम का कौन सोचेगा? यानी जिसको इक़्तिदार में लेकर आए हैं, अगर वही आवाम का नहीं सोचेगा तो आवाम का क्या फ़ायदा कि वो अगले नेक्स्ट इलेक्शन में अपना वोट का इस्तेमाल करे। या बहुत सारे लोग तो इतने डिसार्ट हो चुके हैं कि हो सकता है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में वोट ही ना दें, अपना वोट ही यूज़ ना करें, क्योंकि अगर वो वोट यूज़ करके इतनी अज़ियत में आ रहे हैं और इस तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसके कोई सोचने वाला ही नहीं है और उसको कोई समझने वाला ही नहीं है, तो वो क्यों आगे वोट देगा या वो क्यों इलेक्शन में जो है वो अपना वक्त बर्बाद करेगा, लाइनों में लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोग ले तो आए, हर चीज़ आपने अपनी सहूलत की कर ली कि जो है चीटिंग ना हो, करप्शन ना हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग एम्फेसाइज़ कर दें, लेकिन आवाम के लिए कौन सोचेगा? आवाम के लिए ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा या उसको रिलीफ कैसे दिया जाएगा? ताहिर साहब, जिस तरीके से हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, एक नया जो है चैप्टर खुल चुका है, यानी अब इंतखाबात जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे और इसका बिल भी आपके सामने पास हो चुका है। और जिस तरीके से हम अपोजिशन की बात कर रहे थे कि भाई पहले तो PTI को इतना बुरा भला कहते हैं, वफाकी हुकूमत ये है, वफाकी हुकूमत वो है, और इनके ही 15 वज़रा जो है वो सेनेट इलेक्शन में गायब हो गए थे और जो है देखें कसरत से वो जीती PTI, बड़े अच्छे वोट से जीती और सारे बिल उसने पास करा दिए। यानी ये लोग वो लोग हैं जो कि खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने एक्चुअली करना क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जहाँ तक ताल्लुक है तो ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। दुनिया अब तरक्की की तरफ जा रही है। दुनिया में देखिए रात को हम मोबाइल फ़ोन एक लेके सोते हैं तो 2 दिन बाद एक और उसका मॉडल नया आ जाता है। तो इतना जितना EVM मशीन के लिए एक बहुत ज़्यादा क्रिएट किया गया है कि जी EVM मशीन बहुत ख़राब है, धांधली हो जाएगी। धांधली तो वैसे भी हो रही है, वैसे भी हो रही है, ऐसे ट्राई करने में क्या है। देखिए वो एक मिसाल है कि मरता क्या ना करता। अगर आप मुझे बताएं कि कभी आपने, मतलब जाहिर है आपकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन आपने इलेक्शन एक दो ही जो देखे होंगे जो आपको याद होगा कि जिसमें वोट दिए। मैंने तो बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं और मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं नजर आया कि जिसमें ये कहा गया हो कि जी ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए। ठीक है जी, जब कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हो रहे हैं, अच्छा मजे की बात सुने, पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा जब नवाज शरीफ आए कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुए। भुट्टो साहब का जब इलेक्शन हुआ तो IGI बनी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, उसने तो कहा जी बिल्कुल ही ये तो धांधली हो गई, ये हो गया। उसके बाद आज तक किसी इलेक्शन को हमने नहीं कहा कि
वो फेयर एंड फ्री है, तो जनाब फिर ट्राई कर लेनी यानी चाहिए। दस्तूर बन चुका है ना, होना ये चाहिए था कि इस वक्त अपोजिशन को बजाय अपोज करने के ना, वो इसमें देखते कि इसको फेयर एंड फ्री कैसे बनाया जा सकता है। देखिए और स्ट्रेटेजी मेंटेन करें कुछ कि कैसे लेकर चलना है किस इसको। तरह लेके चलना है, किस तरह करना है। अगर आपके दिल में डर और खौफ नहीं है कोई, देखिए डर और खौफ तो है ना, देखिए डर और खौफ है, मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर एक मसला है, एक इस्लामाबाद में पिंडी में गेट नंबर 4 है, अब सारे वहां जो है ना हाथ बांध के खड़े होते हैं। अब उनको पता है कि मतलब जाहिर है हमारी अपनी कितनी सलाहियत है। अच्छा सब उसके बाद जब एक वक्त आता है वो गेट नंबर 4 के लोगों को बुरा कहने लगते हैं, एक वक्त आता है अच्छा पैदाइश सब वहीं की है, सब वहीं पर यानी जाके जरूरत पले है जहाँ बड़े, की माँ है, ये हाँ वाली जो बात पले है ना। बड़े हैं, जिन्होंने जाके वहां पर अपनी जिनकी सियासत को परवान मिला एकेडमी से, उसी एकेडमी को आज जो है वो बुरा भला कहते हैं। तो प्रॉब्लम ये कि इनको पता है इन्होंने जो करतूत की है पिछले 20-25 साल में, तो अवाम ने इनके साथ क्या करना है। बहुत सी अवाम तो हमारी ऐसी है, वो यकीन करें वोट डालने नहीं जाते लोग, नहीं अरे कौन जाए वोट डालने, क्या होता है, ये लोग आते हैं कि हमारे लिए क्या करते हैं। मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ जो वोटिंग कम होती है, जो लोग कम वोट डालते हैं उसकी वजह क्या होती है, लोग डिसअपॉइंटेड है। लोगों ने देखा भुट्टो का नारा रोटी कपड़ा और मकान, लोगों ने देखा नवाज शरीफ का नारा कर्ज उतारो मुल्क संवारो, लोगों ने देखा नारा 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर, लोग नारे देख देख के मायूस हो गए। बहुत से लोग तो वोट डालने जाते भी नहीं है। जब आवाम को एतमाद हो जाएगा ना कि यार ये जो लोग हमारे लिए आ रहे हैं या जिनको हम टप्पा लगा रहे हैं, लाइन में बैठे हुए वो हमारे लिए सोच रहे हैं, सोचेंगे तो उस दिन सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। यहाँ क्या है, यहाँ ये कि इख्तिदार को जोड़ तोड़ करके किसी तरह ना मैं आ जाऊं, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद अपनी फ्लैट्स, अपने मकान, अपना स्विस पैसा, अपने बच्चे बैठे हुए यहाँ पर हैं, जहाँ झगड़ा चल रहा है 3 साल से मगर रसीदें नहीं आ रही, वो भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो अरे भाई छोटी सी बात है। अच्छा 4 साल से झगड़ा चल रहा है, 4 साल में तो वो खत्म हो जाता, सारा ट्रायल खत्म हो जाता। अगर देखें अगर आपको एतमाद है, मैंने भी 1-2 जाके कोर्ट में पैरागोनम के केसेस में भी जाता हूँ, वैसे भी मैं जाता आता रहता हूँ। अगर आपको एतमाद है कि आपने कुछ नहीं किया तो आप तो बाइज्जत बरी होंगे ना, आपको डरने की क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है इतना फसाना बनाने की। आप जाएं रसीदें पेश कर दें कि जनाब देखें ये हमारे फ्लैट थे, ये हमने इस जराए से लिए थे, ये हमारी मेहनत की कमाई है। भाई आप 4 छोटे छोटे से फ्लैट है, मैं तो कह रहा हूँ बड़े छोटे से फ्लैट है, उनकी कोई कीमत ही नहीं है, दे दे रसीदें। अब उस 4 फ्लैटों की यकीन करें 4 फ्लैटों की रसीदों का झगड़ा कहाँ पड़ा है और बढ़ के कहाँ पे पहुंचा, होंगी तो दी जाएंगी। 22 करोड़, मुझे नहीं पता वो रसीदें हैं नहीं है, मैं तो कभी होती तो झगड़ा खत्म ना हो जाता। मैं ना जज हूँ ना मैं कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हूँ, मुझे ये पता है, मैं सुनता रहता हूँ बस चैनल पे कोई 4 फ्लैटों की रसीदों का झगड़ा है। अब वो 4 फ्लैटों की रसीदों का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि वो 22 करोड़ आवाम उसकी जद में आ गई है। अब भाई उन फ्लैटों के झगड़े को मेरा ख्याल खत्म होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसको ठिकाने लगाएं, या तो उसका किस्से को खत्म कर दें, गिव अप कर दें कि जाने दो यार इन फ्लैटों, वो इतने बड़े दावे किए थे उन्होंने, हमारे भाइयों ने बाहर से पैसा लेके आएंगे, लूटी हुई दौलत। एक बहुत अच्छे हमारे कंपेयर वो हैं, प्रोग्राम करते हैं और मीडिया एनालिस्ट हैं ज़बरदस्त, और मैं उनको बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छे हैं वो इतना सुनता था मैं उनके मुंह से, लूटी दौलत वापस आएगी, लूटी दौलत वापस आएगी। 1 रुपया तो लूटी दौलत आई नहीं। उस लूटी दौलत के झगड़े में क्या हुआ, हमने और जाके पैसे वहां दे दिए, हमने इंग्लैंड की एक फर्म पे मुकदमा किया, मुकदमे के पैसे अलग दिए, लूटी दौलत भी नहीं आई और अवाम का भी कोई फायदा नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ, इस झगड़े में अवाम पिसती चली गई। और अगर अभी भी वक्त है, मैं आपको बताऊं, वो मिसाल देंगे, हजरत नूह के बेटे ने हजरत नूह ने अपने बेटे को आखिरी वक्त तक कहा था बेटा आ जाओ, बेटा नहीं आया, बेटे के मुकद्दर में डूबना लिखा हुआ था, वो डूब गया। हम अगर आज आंखें नहीं खोलेंगे, और देखें आंखें किसको खोलनी है, आंखें खोलनी है हमारी आवाम को, आंखें खोलनी है हमारे मीडिया को, आंखें खोलनी है मुझे, आंखें खोलनी है आपको, जो बोलेंगे आवाम को, जो आवाम को सही बात बताएंगे। मैं अगर किसी पार्टी का इस वक्त मतलब मेंबर वो बन के बैठ जाऊंगा जिसको दिली हमदर्दी होगी, तो मैं फिर सच बात आवाम को नहीं बता सकूंगा। मैं जब भी कभी एनालिसिस करने जाता हूं या जब भी कभी किसी प्रोग्राम में जाता हूं, मेरे जहन में एक बात होती है, मुझे सच कहना है। हो सकता है कि मैं कहीं छोटा मोटा बायस हो जाता हूं या लोगों को बायस महसूस लोगों को होता हूं, लेकिन मेरी नीयत ये नहीं होती। मुझे आवाम को बताना है कि जनाब देखिए 2 साल लगे हैं सिर्फ इलेक्शन में, 1.5 से पौने 2 साल लगे, हो सकता है अर्ली हो जाए। इस दफा हमें वोट का इस्तेमाल बहुत सोच के करना है। हमें देखना है किसने हमारे साथ क्या किया, हमें देखना है कि हमारे मुस्तकबिल के लिए कौन है। और जब ये वोट लेने आए ना, मैं तो कह रहा हूँ जो भी ये आएंगे, ये सब मैं कह रहा हूँ ना, वो लौट के बुद्धू घर को आए, सुना होगा आपने मिसाल,
ये सारे बुद्धू लौट के शहर भी साफ होने शुरू हो आएंगे। जाएंगे, पानी भी शुरू हो आप जाएगा, देखिएगा गैस के इलाकाई मसले मीटिंग मसाइल होगी, नहीं होंगे। इलाकाई हाँ। मीटिंग होगी, जो इलाके का जरा कोई चौधरी टाइप का बंदा होगा ना, वो कहेगा यार रात को वो आ रहे हैं मैंने साहब, वो यार जरा कॉर्नर मीटिंग करनी है, उस वक्त ये कॉर्नर मीटिंग भी करने आएंगे, उस वक्त ये डोर टू डोर वर्क भी करेंगे, उस वक्त ये ट्रक में भी खड़े हो जाएंगे, उस वक्त ये जल्द से भी ये नजर आएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये इधर उधर कहीं होंगे नहीं, ये भूल जाएंगे इस्लामाबाद, लाहौर, कुछ भी नहीं, कुछ याद नहीं होगा, बस ये काम कर रहे होंगे, पोस्टर छपवा रहे होंगे। नहीं नहीं ठीक है जी, बिल्कुल उस वक्त इनसे पूछना चाहिए, जितने भी है ना, उस वक्त तमाम पूछे कि जनाब अली जो जितनी मरतबा बनाए, मुझे नहीं पता अगर कोई 3 मरतबा बनाए तो उससे पूछ लें, आप 3 मरतबा बने थे, क्या कर दिया आवाम के लिए? आपने क्या किया था? मेरे बच्चा, एक दिन ऐसा था मेरे बच्चे को स्कूल की फीस नहीं थी, मैंने आपको ट्राई करने की कोशिश की कि आपको देखूं, आप इस्लामाबाद में थे, फिर मैंने आपके एक करीबी बंदे को पकड़ा, मैंने कहा खुदा के वास्ते किसी तरह उन तक पहुंचवा दो मुझे, तो उन्होंने कहा वो नहीं मिल रहे, फिर मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, फिर मैंने आपको मैसेज किया था। अवाम, बहुत ताकत है अवाम की, लेकिन यहाँ अवाम की ताकत नहीं पता, यहाँ कीमे वाले नान पर वोट दे देते हैं। हमें हमारे मीडिया को अवेयर करने की जरूरत है कि खुदा के वास्ते इस कीमे वाले नान को छोड़ो, MP आए MNA आए, जो तुम्हारी ताकत है ना बिस्किट चाय की, उनको बुलाएं बड़ी इज्जत के साथ कि सर आज आप आए, मैं आपके लिए काम करूंगा इस इलेक्शन में, मैं इस इलेक्शन में आपके लिए खड़ा हूंगा, 15 दिन काम करूंगा। सिर्फ ये बता दें आप कितने साल से हैं? 3 मरतबा बन चुके हैं ना MNA, बता दें आपने किया क्या है, आप यकीन करें बस वही उनका फारिग हो जाएंगे, उनका काम हो जाएगा। और अगर हमने यही किया कि जी वो नारों पे जिंदा है कि जी रोटी कपड़ा और मकान, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान, फिर अगले 5 साल में जो भी आए XYZ, या अल्लाह की जात को पता है किसने आना है, हम इसी तरह टीवी पे बैठे प्रोग्राम कर रहे होंगे, अवाम मर गई, अवाम ये हो गया, अवाम का वो आ गया, इक़्तिदार चलता रहेगा। हमारे बाद चाइना, हमारे बाद दुबई, कहाँ पहुंच गए? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अच्छा, कौन मुल्क चलाने वाले कौन होते हैं? यही होते हैं ना, असेंबली होती है ना, बिल पास करती है, असेंबली के मेंबर्स होते हैं, वही होते हैं ना काम, जिन्होंने असेंबली का हाल आपके सामने है, जिन्होंने असेंबली के अंदर सेशंस होते हैं आपके सामने, किस तरीके से मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा होता है, कोई रूल ही नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं, यानी हमारे वज़रा इस तरीके के जो है वो देख रहे होते, कर रहे होते हैं, तो हमारी आवाम क्या सीखेगी इन लोगों से? देखें, मैं कह रहा हूँ वो असेंबली में जाके आइन की किताब भी एक दूसरे को मारे, पेपर भी फाड़े, कोई बात नहीं, मैं इस पे भी नहीं जा रहा। मैं रिजल्ट पे यकीन करने वाला बंदा हूँ। व्हाट इज द रिजल्ट? हम बाज़ काम करने जाते हैं, उसके नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं इम्पैक्ट। वो जब हम ड्यूरिंग वो काम कर रहे होते हैं तो उसमें दोनों तरह के होते हैं, बट हमारा फोकस क्या होना चाहिए? व्हाट इज द रिजल्ट? तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? रिजल्ट पे हमें देखना चाहिए कि रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट निकलेगा कैसे? रिजल्ट इस तरह निकलेगा, देखिए रिजल्ट इसी तरह निकलेगा कि जब थोड़े से दिन रह गए, जब ये आए ना हमारे इलाकों में, इनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल करना चाहिए इज्जत के साथ। कोई मैं ऐसी बात नहीं करूँगा मीडिया में बैठ के कि आप उनको बुरा भला कहें, जैसे अभी हुआ था एक असेंबली खत्म हुई तो उसके बाद जो वजीर आला थे, एक्स वजीर आला, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको जूता मार दिया था असेंबली में। दो, दिस इज नॉट गुड। हमें एक पढ़ी लिखी कौम अपने आप को जाहिर करना है, हमें इख्तिलाफ करना है, हमें नाराज भी होना है उनसे, वो MP है, वो MNA, उनसे नाराज होना है, 100% होना है, लेकिन तमीज़ और तहजीब के दायरे में हमें उनसे पूछना है कि शाम की चाय पे आप आ जाएं प्लीज़। आप 3 मरतबा MNA बने थे, 2 मरतबा आप मिनिस्टर बने थे, आपने मेरे इलाके के लिए क्या किया? इलाके तो छोटे छोटे होते हैं ना। देखिए, पूरे पाकिस्तान के लिए हमने सवाल नहीं करना हो कि जी आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, वो तो बेचारे जवाब ही नहीं दे सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो वो अच्छे ना कर सके जिनको जो 3 वज़ीर आज़म 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने, जो 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने, जिनकी पार्टियां 25-30 साल से रोल कर रही हैं पाकिस्तान पे, वो ना कर सके। एक MP MNA से मैं क्या सवाल करूंगा कि तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मैं तो सिर्फ उससे पूछूंगा कि यार तुम जिस इलाके से वोट लेके आए थे, इलाके के लिए क्या किया, इलाके के लोगों के लिए क्या किया, वहाँ के लोगों के लिए क्या किया? ये सवाल याद रखें। ये सवाल हमें इंशाल्लाह साल 1.5 साल बाद ये लोग आएंगे, ये सारे आएंगे। जो कोई एक आध लोग जिनका प्रोग्राम नहीं होगा, टिकट नहीं मिले, उनकी बात छोड़ दें। अभी तो सारी मुहिम चलना शुरू हो जाएंगी, ये आने शुरू हो जाएंगे। ये फसली बटेरे, जब ये ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा कराची मुल्क के अंदर कोई गंदगी भी मौजूद थी। जब ये हमारे पास आएंगे, हमें इनसे एक सवाल करना है, और हमें अपने वोट को कीमे वाले नान को नहीं देना है। हमें अपना वोट देना है उस आदमी को जो दयानतदार हो, जिसके माजी, देखिए पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल काम है
कि किसी के माजी को इतना क्लीन, बस ग्रेजुअली हमें देखना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बस ग्रेजुअली हमें देखना है और ये देखना है कि अब जो इक़्तिदार में आएगा वो कौन आएगा और कौन जो है वो अवाम के बारे में सोचेगा, कौन जो है वो अवाम को लेकर चलेगा। यानी अवाम जो है बेसिकली हमारी ऐसी होती है जो कि इक़्तिदार में लाती भी है, जो कि खड़ा भी करती है उस हुक्मरान को, अपने लिए खड़ा करती है कि हमारे लिए काम करेगा या हमारे लिए कोई जदोजहद होगी। लेकिन अवाम के लिए ही यहाँ पर सिर्फ जदोजहद नहीं होती, बाकी तमाम काम चल रहे होते हैं ज़िंदगी के, सिर्फ अवाम को जो है वो धकेला जाता है और अवाम को जो पस्ती की जानिब जो है वो धकेल के उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इसीलिए तो अवाम का रेशो खुदकुशी का सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है इस मुल्क के अंदर, महंगाई बेतहाशा है। तो यही कहूँगी कि अपना वोट जो है वो देखभाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी ताकत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।